हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज फिर एक वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, जिसमें आप देख सकते हैं जीके जीएस के 25 ऐसे सवाल जो अभी हर परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। अभी जितना भी एग्जाम हुआ है बिहार में, वो चाहे एईडीओ का एग्जाम हो जो कि कैंसिल हो गया, फिर वो चाहे बिहार दरोगा का एग्जाम हो, या फिर सिपाही का एग्जाम हो, या फिर यूपीएसआई का एग्जाम हो, यूपी में भी जितना भी एग्जाम हुआ है उन सभी का कुछ ऐसे क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके लेके आए हैं जो कि लगभग हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अब जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है वो भी कुछ अलग हो रहा है। स्टेटमेंट वाइज पहले जैसे प्रश्न पूछे जाते थे, अब वैसा प्रश्न बहुत कम ही उस टाइप का पूछा जाता है। अब ज्यादातर कूट वाला प्रश्न पूछा जाता है, स्टेटमेंट वाला, कथन और निष्कर्ष वाला प्रश्न पूछा जाता है। तो 25 ऐसे प्रश्न हैं जो आप देखेंगे, आपको अच्छा भी लगेगा और आप अपना स्कोर भी बताइएगा कि आपका कितना स्कोर इसमें रहता है। और आपको बता दें कि अब इस पे एक सीरीज स्टार्ट हो रहा है सीटेट के स्टूडेंट के लिए। जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म फिल किए होंगे, इन सबों के लिए जो है सीटेट का अभी एग्जाम भी हो रहा है। तो भविष्य में भी जो सीटेट का आगे जो एग्जाम होगा उसके लिए एक सीरीज चालू किया जा रहा है। तो आप उससे भी जुड़कर आसानी से अपने तैयारी को एक नया रूप दे सकते हैं। आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, मध्यकाल में, पढ़िए प्रश्न पढ़िए आप लोग। पहला प्रश्न है, मध्यकाल में रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था। किसका प्रयोग? रहट का प्रयोग। रहट का मतलब क्या होता है? रहट। अब देखिए ऑप्शन देखिए, सूती एक तो मध्यकाल, पहले के समय में क्या था? रहट। जैसे अभी जो टेक्नोलॉजी है ये सब तो पहले नहीं था। तो पहले के समय में सिंचाई के लिए रहट का प्रयोग किया जाता था। रहट का मतलब क्या होता है कि कहीं भी गड्ढा में पानी है, कहीं भी पानी है, तो वहां एक इस टाइप का, आप देखिए मान लीजिए इधर पानी है, इसमें इस गड्ढा में क्या है? पानी है, ठीक। तो यहाँ पर दो बांस लगाकर और यहाँ से पानी को इधर से इधर खेत में ट्रांसफर किया जाता था, इसी को बोलते थे रहट। तो रहट क्या था? सिंचाई के लिए था। सिंचाई के लिए क्या था? सिंचाई के लिए था, सिंचाई के लिए। और ये पूछा हुआ प्रश्न है ये सब आपका प्रीवियस ईयर। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग, जातक कथाओं का संकलन। जातक कथा, अब ध्यान दीजिएगा, जातक कथा है। जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? जातक कथा क्या है? जब आप बौद्ध धर्म को पढ़िएगा तो आप देखिएगा कि बौद्ध धर्म के जी त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो त्रिपिटक में कौन कौन है? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो त्रिपिटक के जो सुत्त पिटक खंड है, सुत्त पिटक, सुत्त पिटक में जातक कथा का चर्चा है। सुत्त पिटक में क्या चर्चा है? जातक कथा का चर्चा है। बौद्ध अनुयायियों के द्वारा, ये किसके द्वारा किया गया है? बौद्ध अनुयायियों के द्वारा। हालांकि बौद्ध धर्म में यह भी माना जाता है कि जातक कथा जो है, जातक में, ये आप एक चीज और इससे फैक्ट याद रखिए कि प्राचीन समय में, प्राचीन काल का ये सबसे पहला फेमस कहानी वाला ये ग्रंथ है और इसमें बौद्ध भगवान बुद्ध की चर्चा है। तो आप इसको याद रखिएगा। बाकी चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? बताइए इसका आंसर। कमेंट में भी आप लोग जवाब देते जाइएगा। त्रिकोणात्मक संघर्ष क्या है? त्रिकोणात्मक संघर्ष, त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था। यानी कि जो त्रिकोणीय, देखिए यूपी में एक जगह है कन्नौज, कन्नौज है, और कन्नौज को लेकर तीन, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, इसके बीच जो है, पाल इधर बंगाल के साइड से था, प्रतिहार इस तरफ से था, और राष्ट्रकूट नीचे दक्षिण भारत से था। तो यहां पर हुआ था इस सब के लिए, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चोल वंश इससे संबंधित नहीं था। त्रिकोणात्मक संघर्ष जो हुआ था उसमें चोल वंश इसमें नहीं था, इसमें था प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। और किसके लिए हुआ था? तो कन्नौज शहर पर अधिकार प्राप्त करने के लिए हुआ था। आप बताइएगा कि कन्नौज किसकी राजधानी थी? कन्नौज जो था वो किसकी राजधानी थी? ये तो बता ही दीजिएगा। वर्धन वंश की
जब हर्षवर्धन बना था तो अपनी राजधानी को वो कन्नौज बना लिया था। लेकिन आप ये बताइए कि हर्षवर्धन से पहले कन्नौज पर किसका राज था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना निम्नलिखित में से किस चोल शासक के द्वारा। गंगईकोंड चोलपुरम, गंगईकोंड चोल, सबसे पहले बताइए गंगईकोंड की उपाधि किसने लिया था। गंगईकोंड का उपाधि किसने लिया था। फिर उसके बाद बताइए गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना किस चोल शासक के द्वारा। चोल शासक, किस चोल शासक के द्वारा किया गया था। देखिए, राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम, ये दो शासक था। ठीक, ये दो शासक था, चोल वंश का था। जो बृहदेश्वर मंदिर है, कौन सा मंदिर, बृहदेश्वर, बृहदेश्वर मंदिर जो है उसका स्थापना कौन किया था, राजराज प्रथम। और ये गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने किया था, राजेंद्र प्रथम। हालांकि गंगईकोंड चोलपुरम को बनाने में राजराज प्रथम ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो आप देख सकते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना किस चोल शासक के द्वारा किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक बार आपको बता देते हैं, राजेंद्र प्रथम। क्या हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम। दंती दुर्ग किसका संस्थापक था, राष्ट्रकूट का। पीछे जो पढ़े हैं राष्ट्रकूट, उसका संस्थापक कौन था, दंती दुर्ग। और उपेंद्र राज, उपेंद्र राज किसका संस्थापक था बताइए तो कमेंट करके। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नील की खेती कहाँ की जाती थी। क्वेश्चन साफ दिख रहा है, हाँ क्वेश्चन साफ है, बताइए तो। नील की खेती कहाँ की जाती थी, नील की खेती कहाँ की जाती थी, नील की खेती कहाँ की जाती थी। ऑप्शन में है भारत, ब्राजील, उत्तरी अमेरिका, कैरिबियाई द्वीप और स्पेन। बताइए। स्पेन जो है वेनेजुएला पे अधिकार किया था, किस पे अधिकार किया था, वेनेजुएला पे, और वेनेजुएला में नील की खेती कराता था। भारत पर कौन अधिकार किया हुआ था, ब्रिटेन। कौन अधिकार किया हुआ था, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन। तो ये भारत में नील की खेती कराता था, यानी कि स्पेन भी हो जाएगा, भारत भी हो जाएगा। अब ब्राजील, ब्राजील पे पुर्तगाली का अधिकार था। जैसे इंग्लैंड, जैसे अंग्रेज भारत में था, वैसे ही ब्राजील में कौन था, पुर्तगाली का अधिकार था। और उत्तरी अमेरिका में भी नील की खेती किया जाता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 और 5। नील के खेती पर इसलिए जोर दिया जाता था क्योंकि यूरोप वासी जो थे, अंग्रेज लोग जो थे, वो सब सफेद कलर का कपड़ा ज्यादा पहनते थे, और उसमें जो ये नील डाला जाता था तो वो ज्यादा अच्छा लगता था, इसीलिए इसकी खेती पर जोर दिया गया था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समय बंगाल में, पढ़िए क्वेश्चन, जिस समय बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया, उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त कहाँ, अस्थाई बंदोबस्त क्या था दोस्तों बताइए, अस्थाई बंदोबस्त क्या था। अस्थाई बंदोबस्त था, अब जैसे मान लीजिए ये जमीन, ये खेत है, ठीक, और ये पूरा गांव है, गांव है, और गांव के बीच में ये खेत है। अब गांव में कुछ प्रभावशाली लोग रहते हैं, कुछ गरीब लोग रहते हैं, कुछ मध्यम का, मिडिल क्लास के लोग रहते हैं। तो अंग्रेज क्या किया, इस खेत पर अंग्रेज अगर बार बार टैक्स लेने के लिए आता तो वो कितना जगह जाता। उस समय अंग्रेज संख्या में कम था, तो वो गांव में जो सबसे प्रभावशाली लोग था, राजा था चाहे जो भी गांव के प्रभावशाली लोग थे, उसको जमींदारी दे दिया। और अस्थाई, इस जमीन का मान लीजिए अगर 1 साल का बोल देगा 5,000 रुपया, 1 साल में 5,000 रुपया इस खेती से, इस गांव के खेत से टैक्स लेके देना है। तो ये फिक्स कर दिया, 5,000 रुपया क्या हुआ, फिक्स हो गया, इसीलिए कहा गया अस्थाई। ये अस्थाई था अंग्रेज के तरफ से। अब जमींदार का ये फर्ज बनता था कि वो इसको 5,000 यहाँ से टैक्स कैसे ले लोगों से। जमींदार ज्यादा भी ले सकता था, कम भी ले सकता था, उससे अंग्रेज को कोई मतलब नहीं था। अंग्रेज को 5,000 रुपया यहाँ से पहुंचना चाहिए था।
और इस नियम को बंगाल में जो लागू किया, सबसे पहले इस नियम का, ये नियम था बंगाल में। कहाँ था? यहाँ लिखा ही हुआ है बंगाल। बंगाल में उस समय था बिहार, और कौन कौन था? उड़ीसा, और जो ये बंगाल है और बांग्लादेश, ये सब पूरा बंगाल रेंज था। तो बंगाल में किया गया, असम में भी किया गया, और वाराणसी बनारस में भी ये नियम लागू हुआ था। लेकिन और किया कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और कब किया था? 1793 में। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको अप्लाई किया था। तो आप समझ गए थे अस्थाई बंदोबस्त क्यों। इसी से संबंधित है, अगर आपसे पूछेगा, पूछता भी है, सूर्यास्त कानून। सूर्यास्त कानून इसी से संबंधित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। तो इसका आंसर समझ गए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और देखते हैं ऑप्शन में क्या है। लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। लॉर्ड वेलेजली अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। टीपू सुल्तान को मारा, हत्या किया था। उसके बाद फिर ये फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना कराया था। वेलेजली से इतना याद रखिए। रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक था, बंगाल का पहला गवर्नर था। उसके बाद प्लासी का बक्सर, प्लासी का भी युद्ध और बक्सर का भी युद्ध में अहम भूमिका निभाया था। वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग लगा था, जिसके चलते ये रिजाइन दिया था। उसके बाद इसको बाहर कर दिया गया था। और वारेन हेस्टिंग से और भी कुछ याद रखिए कि ये जो द्वैध शासन जो ये लगाया था बंगाल में, द्वैध शासन का जनक रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। और इस द्वैध शासन को खत्म कौन किया था? वारेन हेस्टिंग खत्म किया था। तो ये याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न फिर से अस्थाई बंदोबस्त से ही है। प्रश्न है अस्थाई, देखिए स्टेटमेंट वाला प्रश्न है ना, बना के दिखाइए। बहुत पूछता है आजकल अस्थाई, आजकल इसी टाइप का प्रश्न पूछता है, 100 में 60-70। अस्थाई बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए विचार करते हैं। अस्थाई बंदोबस्त, हम आपको बताएं कि अस्थाई बंदोबस्त क्या था। अंग्रेज, ये गांव है, ये गांव का खेत है। अंग्रेज जो गांव का प्रभावशाली लोग था उसको बोला हमको 5,000 रुपया यहाँ से असूल के दो 1 साल में। ये अस्थाई हो गया 5,000 रुपया। अकाल पड़े, वर्षा हो, उपज ज्यादा हो कम हो, इससे अंग्रेज को कोई मतलब नहीं था। 5,000 रुपया जमींदार यहाँ से असूल के अंग्रेज को दे देते बस। अब जमींदार लोग क्या करता था? 7,000 रुपया ले लेता था, कहीं पे 6,000 रुपया ले लेता था। तो और अंग्रेज से ज्यादा दमनकारी नीति अपना लिया जमींदार, इसीलिए ये नियम फेल भी हुआ था। और इस नियम को पूरे भारत में इसी सब के कारण लागू भी नहीं किया गया था। और ये जो अस्थाई बंदोबस्त है, जमींदारी कानून जो है, इस्तेमरारी कानून, सूर्यास्त कानून, क्योंकि सूर्यास्त कानून इसको क्यों कहा गया? जमींदार को सूर्यास्त होने से पहले, यानी कि सूरज को डूबने से पहले अंग्रेज के पास ये टैक्स जमा करना होता था। अगर नहीं करते तो जमींदारी चली जाती। आइए पढ़ते हैं। अस्थाई बंदोबस्त का लाभ प्रारंभ में कंपनी को मिला, प्रारंभ में कंपनी को मिला, मगर बाद में उन्हें जमींदारों की अपेक्षा कम लाभ प्राप्त हुआ। हाँ, अब मान लीजिए शुरू में 5,000 रुपया टैक्स रखा, जमींदार 5,000 रुपया वसूल के अंग्रेज के पास पहुंचा रहा है। बाद में 6,000 जमींदार लेने लगा, तो 1,000 रुपया का लॉस किसका हो रहा है? यहाँ पे अंग्रेज का हो रहा है ना। तो प्रारंभ में कंपनी को मिला, मगर बाद में उन्हें जमींदारों की अपेक्षा कम लाभ प्राप्त हुआ। अस्थाई बंदोबस्त की रकम, देखिए अस्थाई बंदोबस्त की रकम ज्यादा होने के कारण कई जमींदारों की जमींदारी राजस्व चुकाने में विफल होने, जमींदारी राजस्व चुकाने में विफल होने के कारण छीन ली गई। हाँ, रकम ज्यादा था, टैक्स ज्यादा था। मान लीजिए टैक्स ज्यादा रहेगा किसी खेत का, हर साल जमींदार कहाँ नहीं दे पाएगा। अगर किसान के खेत में फसल नहीं उपजेगा तो वो जमींदार को टैक्स कहाँ से देगा? लेकिन फिर भी अंग्रेज को तो चाहिए ही था, जमींदार इस कारण नहीं दे पाता था। तो कई जमींदारों की जमींदारी इसी सब के कारण क्या हुआ? चला गया। ये भी कथन सही है। कथन निष्कर्ष क्वेश्चन अगर आपके पास नॉलेज रहेगा ना, तो कथन निष्कर्ष वाला जो प्रश्न आता है वो बहुत इजी प्रश्न होता है। 1-2 कथन को आप पकड़ के पूरा क्वेश्चन का ऑपरेशन कर सकते हैं। इसीलिए अच्छे से पढ़िए। किसानों के लिए यह व्यवस्था, नेक्स्ट पढ़ते हैं, किसानों के लिए यह व्यवस्था दमनकारी। हम आपको पहले ही बोले जमींदार क्या करता था? क्रूरतापूर्ण व्यवहार करता था टैक्स लेने के लिए, क्योंकि उसको भी अपनी जमींदारी बचानी थी।
तो किसानों के लिए यह व्यवस्था दमनकारी सिद्ध हुई, क्योंकि लगान की रकम बहुत ज्यादा थी और जमीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। अगर टैक्स नहीं देता तो किसान से भी छीन लेता था जमीन। तो इस नियम का बहुत सारा बैकलॉग है, इसीलिए ये नियम नहीं लगा। इसका क्या हो जाएगा? असत्य कथन, ये भी सही है। असत्य कथन चुनना है, असत्य कथन, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, यानी कि गलत कोई नहीं है, तो कोई भी नहीं बन गया। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों? कथन पर विचार करें। देखिए कथन पे आइए विचार करते हैं। विचार करने में मजा आता है दोस्तों, इसीलिए अच्छे से पढ़िए और विचार करते रहिए। विचार करें, क्या विचार करना है? एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा, एक अपवाह द्रोणी। अपवाह द्रोणी मतलब क्या होता है? देखिए ये पहाड़ हो गया, ठीक है, पहाड़ हो गया, इस बीच से नदी को निकाल दीजिए, ठीक है ना। नर्मदा नदी देखते हैं, एक तरफ विंध्याचल पर्वत है और एक तरफ सतपुरा पर्वत है और बीच से नर्मदा नदी निकलता है। तो एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक, जल विभाजक या जल संभर कहते हैं। हाँ, जल विभाजक या जल संभर कहते हैं। मान लीजिए दो नदी है, एक नदी ऐसे बह रहा है, ठीक है, आप बीच में बांध बना दिए, पानी को क्या किए? रोक दिए, तो ये क्या हुआ? जल का विभाजन हुआ। और इसी को जल संभर कहते हैं। बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र, नेक्स्ट ये सही है, बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियों व नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभर कहा जाता है। हाँ, एक और दो दोनों क्या है? सत्य पूछ रहा है, यहां पढ़ना जरूरी है, कहीं कहीं सत्य कहीं कहीं असत्य, तो ये भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। इसका क्या उत्तर हो जाएगा? एक एवं दो दोनों। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे। कमेंट में बताइएगा प्रश्न का लेवल अच्छा है या नहीं, बताइए। फेमस क्वेश्चन है ये सब, आना चाहिए ये सब प्रश्न। पूछ रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब फिर इस पे विचार करना है, आइए करते हैं विचार। नदी का उद्गम स्थल दे दिया है और सहायक नदी दे दिया है। पहला है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी चेमा युंगडुंग हिमनद से निकलता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलता है, ठीक है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलता है। और अरुणाचल प्रदेश में दिवांग घाटी जो है वहां पे दिवांग दर्रा से यू आकार यू टर्न मारते हुए आता है। और ब्रह्मपुत्र नदी पर ही असम में माजुली द्वीप है, जो कि नदी द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा द्वीप है। और ब्रह्मपुत्र नदी पर ही एक और द्वीप है जो कि पूरे दुनिया में नदी द्वारा बनाया गया सबसे छोटा द्वीप है, जिसका नाम है उमानंद। ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में, जब अरुणाचल प्रदेश होते हुए ये आती है, असम होते हुए बांग्लादेश में जब एंटर मारती है, तो इसका नाम हो जाता है जमुना। यमुना नहीं, बहुत आदमी यमुना समझता है, जमुना। क्या नाम हो जाता है? जमुना। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं? जमुना। और इधर से जाती है गंगा नदी धुआंधार करते हुए, और इधर से आता है ब्रह्मपुत्र नदी जमुना के रूप में, और गंगा जाती है पद्मा के रूप में। दोनों मिलती है, बन जाता है धारा जो मिल गया, ये बन गया मेघना। इसको क्या बोलेंगे? मेघना। और यही बनाता है सुंदरबन डेल्टा, यही जाके मिल जाता है समुद्र में। और गंगा कलकत्ता फरक्का डैम के पास हुगली निकलती है, गंगा से ही। गंगा दो पार्ट में यहाँ पे बट जाती है। हुगली जो कलकत्ता शहर है वो हुगली नदी के ही साइड में है। तो ब्रह्मपुत्र समझ गए, चेमा युंगडुंग सही है। गोदावरी त्र्यंबकेश्वर नासिक, ठीक है। गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र के नासिक जिला के त्र्यंबक पहाड़ी से, जिसको त्र्यंबकेश्वर भी कहते हैं, वहां से निकलती है। उसके बाद है कावेरी नदी। देखिए दोस्तों, कावेरी अमरकंटक दे दिया है, अमरकंटक गलत है, ये कावेरी वाला क्या है? गलत है। अमरकंटक इंपोर्टेंट है। अमरकंटक से दो नदी निकलती है, एक अमरकंटक, अब मान लीजिए अमरकंटक को अच्छे से समझाते हैं, इंपोर्टेंट है ये क्या है? अमरकंटक हिल है, ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है, ठीक। अब यहां से देखिए पूछता है, बीपीएससी पूछा था पिछली बार, तीन नदी निकलती है, इधर हो गया उत्तर, इधर हो गया
दक्षिण, इधर हो गया पूरब और इधर हो गया पश्चिम। ठीक, अब देखिए पश्चिम की ओर निकलेगी नर्मदा, अमरकंटक हिल से पश्चिम की ओर निकलेगी नर्मदा। ठीक है, अमरकंटक से पूरब की ओर निकलेगी सोन, पूरब की ओर निकलेगी सोन नदी। अमरकंटक से पश्चिम की ओर नर्मदा, इधर निकलती है सोन, और यहां थोड़ा नीचा इसको सिहवा पहाड़ी कहते हैं, यहां से निकलता है महानदी जिसको उड़ीसा का शोक कहते हैं। तो अमरकंटक हिल 3 बड़ा नदी निकलता है अमरकंटक से, नर्मदा, सोन और महानदी। सोन बिहार में गंगा में आके मिल जाती है कोइलवर के पास, नर्मदा नदी अरब सागर में मिलती है आलिया बेट द्वीप के पास, नर्मदा के ही साथ ताप्ती नदी भी बहती है जो कि सतपुरा के मुल्ताई श्रेणी से निकलती है। और ये इसमें इस दोनों में देखिएगा तो नर्मदा नदी ज्यादा लंबा है, ताप्ती नदी उससे कम लंबा है। ठीक है, और ये अपना हो गया महानदी जो कि आके उड़ीसा का शोक कहलाती है और फिर वो अपना मिल जाती है। इसका जो सहायक नदी है, महानदी की जो सहायक नदी है क्षिप्रा नदी, उज्जैन में जो कुंभ लगता है क्षिप्रा नदी पे ही लगता है। कुंभ क्या जगह लगता है कमेंट करके बताइएगा तो, कुंभ मेला। तो ये समझ गए कावेरी नदी, इसका क्या हो जाएगा, गलत आंसर होगा कावेरी नदी, कावेरी हो जाएगा गलत, समझ गए। और केन, यमुना की सहायक नदी केन है। ठीक, चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश में डाकुओं वाली नदी, चंबल नदी, चंबल हो गया, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, बनास, ये सब जो नदी है ना ये सब यमुना की सहायक नदी है, और यमुना सीधे जाके मिलती है गंगा में प्रयागराज के पास। तो ये सब आपको खुद माइंड में रिकॉल होना चाहिए। दे दीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध स्थानीय तूफान, प्रसिद्ध स्थानीय तूफान बताइए। प्रसिद्ध स्थानीय तूफान बारदोली छीरा, बारदोली छीरा देखिए ये जो है ना ये गुजरात का नहीं है, ये है असम का। कहाँ का है, ये है असम का। काल बैसाखी जो होता है बैसाख के महीना में पश्चिम बंगाल, बंगाल अगर हम शब्द बंगाल बोले ना तो बंगाल से समझिए आप उड़ीसा। ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग, ज्योग्राफी से प्रश्न है तो ज्योग्राफी में बंगाल का मतलब क्या होता है, उड़ीसा होता है, बिहार होता है, झारखंड होता है, पश्चिम बंगाल होता है, बांग्लादेश का एरिया होता है, असम होता है, ये सब बंगाल रेंज है। तो बारदोली छीरा जो बैसाख के महीना में अभी जो मानसून आने से पहले जो आंधी तूफान आता है इतना डेली डेली देखते हैं उसी को काल बैसाखी कहते हैं, और देखते हैं कितना खतरनाक आता है, इसीलिए उसका नाम पड़ा काल बैसाखी। और उसको लोकल लैंग्वेज में बारदोली छीरा कहते हैं। कहाँ पे, असम में। काल बैसाखी असम, ठीक है। आम्र वर्षा तमिलनाडु, आम्र वर्षा तमिलनाडु नहीं, आम्र वर्षा कहाँ होता है, केरल में होता है। केरल में जो मानसून से पहले आता है, मानसून से पहले जो वर्षा होता है ना, थोड़ा बहुत हल्का बारिश होता है केरल में मानसून आने से पहले, और वो आम पर पड़ता है और आम पक जाता है, उसी इसलिए इसको बोलते हैं आम्र वर्षा। अब फूलों की बौछार केरल में होता है, फूलों की बौछार ये भी होता है आपको केरल में होता है, कर्नाटक में होता है। तो ये सही है, क्या हो जाएगा, निम्नलिखित क्या पूछ रहा है, सही युग्म की पहचान करें। तो ये गलत है, ये सही है और ये सही है, 2 और 4। आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रश्न, कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक, पॉलिटी से प्रश्न आ गया, देखिए बनाइए, ये सब इजी इजी प्रश्न है, स्टेटमेंट में दे दिया है बस डराने के लिए, बाकी है बहुत इजी। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार की व्यवस्था सही क्रम निर्धारित कीजिए। सही क्रम क्या है, देखिए स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता नहीं, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार ना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर समानता ना, समानता का अधिकार कितना से कितना, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक समानता का है, फिर स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से लेके 21 तक, फिर उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार है आर्टिकल 23 और 24 में, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से लेके 28 तक। तो ये एक सही क्रम में है।
समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में इसे डीप देखेंगे, इस सब का ऑपरेशन कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पॉलिटी का प्रश्न बनाने में और मजा आता है क्योंकि पॉलिटी सबसे इजी सब्जेक्ट है। भारतीय संविधान सभा की अंतरिम बैठक, देखिए संविधान सभा की अंतरिम बैठक का मतलब क्या होता है? जब आप देखते हैं बहुत जगह अंतरिम सरकार का गठन, बांग्लादेश में ही अभी अंतरिम सरकार का गठन हुआ था ना, मान लीजिए आप सत्ता में हैं और आपका सत्ता चला गया जब, लेकिन तभी चुनाव नहीं हुआ है, तो ये बीच का जो फेज है, ये जो बीच का समय है, इसमें कुछ लोग तो चाहिए देश को चलाने के लिए, तो इसी को बोलते हैं, जो देश चलाएंगे उसी को क्या बोल देंगे? अंतरिम संसद। जो कुछ समय के लिए हो, अंतरिम मतलब क्या? जो कुछ समय के लिए हो। नहीं, इसमें दे रहा है अंतिम बैठक। अच्छा, अंतिम बैठक पूछा है। अंतिम बैठक कब हुआ था? तो अंतिम बैठक हुआ था 24 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था। अगर पूछेगा संविधान को कब अंगीकृत, आत्मर्पित, ये सब किया गया, तो कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब हो गया संविधान? 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे देश में लागू हो गया। और अंतिम बैठक हुआ 24 जनवरी 1950 को, यानी कि लागू होने से 2 दिन पहले अंतिम बैठक हुआ और इस पर, संविधान पर इसी दिन जो है सिग्नेचर भी कर दिया गया। सबसे पहला सिग्नेचर JL नेहरू ने किया था और सबसे अंतिम सिग्नेचर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। और जो संविधान की जो शीशा में रखा गया है, शीशा में लोकसभा में संविधान, ओरिजिनल संविधान को किस गैस में रखा गया है? कमेंट करके बताइए। तब तक नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि भारत में किसी राज्य का कोई नेता, ये सब प्रश्न कॉमन सेंस से भी बनने वाला प्रश्न है। यदि भारत में किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्य के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोक देता है, मान लीजिए झारखंड का मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, बिहार के आदमी को वो यहां पर काम करने से रोक देता है, तो वह कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है? तो आपका स्वतंत्रता है। आप अगर बिहार से हैं, आप हर जगह जाके काम करते हैं, आप स्वतंत्र हैं पूरे देश में घूमने के लिए। आर्टिकल 19 के तहत, 19 क्या बोलता है? स्वतंत्रता का अधिकार देता है। पढ़ने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, पार्टी बनाने की स्वतंत्रता, जमीन खरीदने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, शादी करने की स्वतंत्रता, वो 21 देता है। मनचाहा जीवन साथी 21, कोई कुछ नहीं बोल सकता है। स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, इसका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्दावली के आधार पर कीजिए। ये डीप क्वेश्चन है, डीप M लक्ष्मीकांत का क्वेश्चन है ये। रिक्त स्थान की पूर्ति शब्दावली के आधार पर कीजिए। राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है, राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले डैश लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले डैश लोगों, संप्रभु लोगों का, किसका हो जाएगा? संप्रभु। इसका उत्तर क्या होगा? संप्रभु। गैर संप्रभु नहीं होगा, वयस्क नहीं होगा ना, संप्रभु होगा। राज्य का मतलब यहां आप राजनीतिक पार्टी नहीं समझिए, राज्य का मतलब हो गया एक राज्य की पूरी जनसंख्या। इस राज्य की जो पूरी जनसंख्या हो जाएगी उसको बोलेंगे राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है। ये राज्य की जो जनसंख्या है, मान लीजिए बिहार राज्य है, इसकी जो जनसंख्या है उसको राजनीतिक संस्था आप मानिए, जनसंख्या को, जो निश्चित भूभाग पर, बिहार के पूरे भूभाग पर रहने वाले बिहार के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। किसके लोगों का? बिहार के लोगों का प्रतिनिधित्व। क्या हो जाएगा? संप्रभु। आइए नेक्स्ट देखिए, साइंस का प्रश्न आ गया। साइंस का प्रश्न कॉन्सेप्ट पता रहेगा तुरंत बन जाएगा। गैस द्रव में बदली जा सकती है। गैस, देखिए ये क्या है? ये है गैस, ठीक है, और ये क्या है? ये है द्रव। तो गैस द्रव में बदली जा सकती है। LPG, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, जो कि घर में यूज होता है ना जी। तो इसको, ये सिलेंडर में गैस के रूप में नहीं रहता है, सिलेंडर में वो लिक्विड के रूप में रहता है। इसीलिए जब आप सिलेंडर को ऐसे कीजिएगा तो लगेगा उसमें लिक्विड है, लेकिन है वो गैस। क्यों?
अब वो क्यों गैस क्यों लिक्विड में आ गया, आइए समझते हैं। दाब घटाकर एवं ताप बढ़ाकर नहीं, दाब घटाकर एवं ताप घटाकर नहीं, दाब बढ़ाकर एवं ताप घटाकर। हाँ, दाब क्या करेंगे, अब मान लीजिए मेरे पास एक बर्तन, अब मान लीजिए ये बर्तन है, इसमें क्या है, गैस भरा हुआ है। अगर हम इसको दाब पूरा एकदम छोटा करते 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 ये गैस के जो इतना मॉलिक्यूल्स है, कण है, उसको अगर एकदम समेट कर, अरे सीधे कॉन्सेप्ट है भाई, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। सॉलिड का मॉलिक्यूल क्या होता है, आपस में एकदम सटा सटा रहता है, इसके इंटरमॉलिक्यूलर स्थान क्या होता है, एकदम कम होता है, नहीं के बराबर होता है, ठीक। लिक्विड में क्या होता है, इससे थोड़ा ज्यादा होता है, लिक्विड का जो मॉलिक्यूल होगा वो इतना इतना दूर पे होगा, ठीक है, और गैस का मॉलिक्यूल ज्यादा दूर पे होगा। तो जब आप इस सब मॉलिक्यूल को सटा देंगे, प्रेशर देके पास पास में ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। तो दाब बढ़ाएंगे तो लिक्विड हो जाएगा। और क्या बोल रहा है, ताप, दाब बढ़ाकर ताप, ये नहीं होगा, दाब बढ़ाकर एवं ताप घटाकर। ताप को क्या करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे। गर्मी में क्या होता है, गर्म ज्यादा रहेगा तो मॉलिक्यूल दूर रहेगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो मॉलिक्यूल पास आ जाएगा। अरे ठंडा के महीना में सब सट के बैठेगा, गर्मी के महीना में सब अलग अलग बैठेगा। निम्नलिखित में गलत सुमेलित, निम्नलिखित में गलत सुमेलित है, कौन गलत है आपको छांटना है, ठीक है। प्रश्न सब देखिए, स्टैंडर्ड प्रश्न सब है। गलत सुमेलित है, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है, ये एक तालाब है, इस पर भर दिन धूप पड़ता है, सूर्य का किरण पड़ता रहता है, सनलाइट पड़ता है, तो पानी का जो ऊपरी परत है वो क्या होता है, भाप बन के उड़ जाता है। तो द्रव पानी है, क्या बन के उड़ गया, गैस बन के उड़ गया, उसी को क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। ऊर्ध्वपातन, एक पूजा सब में कपूर होता है, कपूर को जलाते हैं तो क्या वो ये जो ठोस अवस्था में है, सॉलिड अवस्था में है, वो सीधे किस में चेंज हो जाता है, गैस में। किस में चेंज हो जाता है, गैस में। ठोस से सीधा गैस, तो ये भी सही है। निक्षेपण, द्रव से ठोस, निक्षेपण द्रव से ठोस नहीं। संगलन, ठोस से द्रव, संगलन मतलब बर्फ है गल के पानी हो गया, संगलन, ठीक है। निक्षेपण नहीं होगा, निक्षेपण द्रव से ठोस नहीं होगा, ठीक है ना। ये निक्षेपण वाला बिहार दरोगा में पूछा था। निम्नलिखित में से कौन विसरण को सही परिभाषित करता है, क्या है प्रश्न, विसरण को, विसरण, विसरण को सही परिभाषित करता है। दो भिन्न पदार्थों का स्वतः मिल जाना, हाँ, दो समान पदार्थों का स्वतः नहीं, दो भिन्न पदार्थों का बलपूर्वक नहीं, दो समान नहीं। देखिए विसरण की जो प्रकृति है ना, विसरण मतलब क्या होता है, दो भिन्न पदार्थ है, मान लीजिए, अरे अगरबत्ती जो जलाते हैं तो धुआं देखते हैं पूरा हवा में मिल जाता है ना जी, खुद उसमें कुछ करना पड़ता है नहीं ना, वही हुआ दो भिन्न पदार्थ का मिल जाना। और विसरण जो है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो विसरण की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न, ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन कहलाता है। ठोस का सीधे, अभी तो बताए थे, ठोस का सीधे गैस, कपूर जलाइए, कपूर ठोस सॉलिड, जलाइए सीधे गैस, क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। और गैस से सीधे ठोस क्या हो जाएगा, निक्षेपण, जो तभी था। ये एनसीईआरटी का प्रश्न है ये सब। बारिश के दिनों में कपड़े देरी से सूखते हैं, क्यों, बताइए, बताइए आप लोग कि बारिश के दिनों में, बारिश के दिनों में कपड़े देरी से क्यों सूखते हैं। जब बारिश होता है, देखिए कपड़ा कैसे सूखता है, आप अगर राजस्थान में कपड़ा फैलाइए सूखने के लिए और उसी को आप मेघालय में फैलाइए सेम कपड़ा को, तो राजस्थान का कपड़ा तुरंत सूख जाएगा जो फैलाइएगा, क्योंकि वहां का हवा, एयर क्या है, ड्राई है, एयर में पानी ही नहीं है, शुष्क हवा है। और जो मेघालय का हवा है वहां वर्षा ज्यादा होता है, वर्षा ज्यादा होने के कारण वहां क्या होगा, वहां के एयर में पानी की मात्रा रहेगी, तो वो आपके कपड़े का पानी को क्यों सोखेगा। तो अब आइए बनाते हैं, बारिश के दिनों में, बारिश के दिनों में क्या होगा, हवा में पानी की मात्रा ज्यादा होगी, तापमान कम, क्यों सूखते हैं। अब देखिए, तापमान कम होने के कारण नहीं, आर्द्रता कम होने के कारण, आर्द्रता अधिक होने के कारण बारिश के दिनों में कपड़े देरी से
देरी से क्यों सूखते हैं? आर्द्रता अधिक होने के कारण। पानी में क्या होता है? आर्द्रता अधिक होता है, ह्यूमिडिटी अधिक होता है। अच्छा अब देखिए, आर्द्रता जो है, आर्द्रता को किससे नापते हैं? हाइड्रोमीटर से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है, सही कौन सा नहीं है इसमें? आइए, सही सुमेलित नहीं है यानी कि गलत को छांटना है, ठीक है। चीनी एवं जल, यहां देखिए विलयन है और विलय है, सॉल्यूशन है और सॉल्यूट है, ठीक है। चीनी एवं जल, चीनी, विलय चीनी है तो चीनी जल रहता है। शरबत बनाते हैं तो जल की मात्रा अधिक होती है, चीनी की मात्रा कम होती है, तो जल में चीनी क्या होता है? मिल जाता है। तो जो मिल जाता है वो विलय, विलीन हो गया, चीनी विलीन हो गया, पानी दिख रहा है तो चीनी हो जाएगा। आयोडीन एवं एल्कोहल में, आयोडीन और एल्कोहल, इसको बोलते हैं आयोडीन और एल्कोहल। जिस एल्कोहल में आयोडीन मिला दीजिएगा उसको क्या बोलेंगे? टिंचर आयोडीन, टिंचर एल्कोहल, सॉरी। तो ये भी सही हो जाएगा। आयोडीन उसमें क्या होता है? मिल जाता है। वायु युक्त पेय जैसे कोक, कार्बन डाइऑक्साइड, अब जैसे स्प्राइट, कोका कोला, ये सब जो लेते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक जो लेते हैं, वो जो देखते हैं अगर आप उसको हिलाइएगा 2 बार तो पूरा ढक्कन खुलेगा तो पूरा फेंक देता है। कि क्यों? क्योंकि उसमें CO2 गैस की मात्रा होती है, कार्बोनिक अम्ल होता है, कार्बोनिक एसिड वो होता है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला रहता है। इसीलिए उसको अगर आप ज्यादा पीजिएगा तो आपके बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाएगी और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। अगर बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो आपका हार्ट अटैक ये सब का चांस बहुत ज्यादा। अगर 4-5 गिलास पी लिया जाए, 6-7 गिलास, तो आदमी को बचाना मुश्किल भी हो सकता है। तो इसीलिए कम वो सब पिया कीजिए, वो सब नहीं पीजिए। तो नेक्स्ट है वायु में गैस का विलयन, वायु में गैस का विलयन नाइट्रोजन। अब देखिए, वायु में सबसे ज्यादा कौन गैस है? नाइट्रोजन है। वायु में सबसे ज्यादा कौन है? नाइट्रोजन है। अब पूछ रहा है नाइट्रोजन विलय होगा जी, विलय कौन होगा? जिसकी मात्रा कम होती है। अब नाइट्रोजन की मात्रा तो ज्यादा है तो ये तो आ जाएगा इधर विलयन में। विलय में क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन, CO2, CO और भी जितना भी गैस है ये सब आ जाएगा। नाइट्रोजन इसका नहीं होगा, इसका ये है गलत उत्तर, बाकी ये सब क्या है? सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए विचार करते हैं क्या है। ठोसों का आयतन निश्चित एवं संपीड्यता नगण्य होती है। ठोस, मान लीजिए ये क्या है? ठोस है, सॉलिड है। ये क्या है? सॉलिड है। तो इसका आयतन, वॉल्यूम क्या होगा? निश्चित होगा, ये इतना ही होगा। ये कुर्सी है मेरे सामने, चेयर, मान लीजिए ये पेन है, तो ये सॉलिड है तो ये इतना ही बड़ा रहेगा ना, इसको हम छोटा कर सकते हैं ना बड़ा। अगर छोटा बड़ा करेंगे तो ये क्या होगा? टूट जाएगा, अपना आकार भी नहीं चेंज कर पाएगा ये। तो पहला आपसे पूछ रहा है ठोसों का आयतन निश्चित एवं संपीड्यता नगण्य होती है। सही है। संपीड्यता आप इसको दबा सकते हैं, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। रबर बैंड एवं स्पंज, रबर बैंड, जो ये रबर होता है ना, मिठाई पैक करने वाला रबर होता है ना, जिसको खींचते हैं तो बड़ा हो जाता है और छोड़ते हैं छोटा हो जाता है। रबर का पूछ रहा है, रबर सॉलिड है, रबर सॉलिड है क्योंकि जब आप उसको खींचिएगा तभी तो वो बदल जाएगा, लेकिन जब छोड़िएगा तो फिर क्या हो जाएगा? वो अपना पहले शेप में आ जाएगा। तो रबर भी क्या है? सॉलिड है। स्पंज, स्पंज मतलब होता है ये एक ऐसे है और इसमें छेद 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 रहता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? स्पंज। और ये जो छेद छेद रहता है, इसमें होल होल रहता है, उसमें एयर भरा रहता है। तो जब आप उसको दबाइएगा तो उस छेद से एयर क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। और एयर जब निकल जाएगा तो वो भी सॉलिड का ही रूप ले लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है सामान्यतः बल लगाने पर, यह सही है, सामान्यतः बल लगाने पर ठोस का आकार बदल जाता है। सामान्यतः बल लगाने पर, अगर हम इसको बल लगाएंगे तो क्या इसका आकार बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, टूट जाएगा लेकिन आकार नहीं बदलेगा। ठोस का आकार नहीं बदलता है कभी भी, आकार ठोस में बहुत ज्यादा रहता है, तो ये हो जाएगा गलत। सत्य कथन का चयन करें, सत्य हो जाएगा 1 और 2, ये हो जाएगा सत्य। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए फिर से एक नया प्रश्न है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। अब ये है सूर्य, ये क्या है? सूर्य, और ये है ग्रह।
सब ऐसे घूमता है ना, तो क्या ये वृत्ताकार पथ है? ये दीर्घ वृत्ताकार है। वृत्ताकार, वृत्ताकार तो ये हुआ ना जी, सर्कल। ये क्या है? ये दीर्घ वृत्ताकार है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। नहीं, किस पे लगाते हैं? दीर्घ वृत्ताकार पे। किस पे लगाते हैं? दीर्घ वृत्त। सूर्य से दूरी के क्रम में बृहस्पति, शनि, नेपच्यून, यूरेनस, ये भी गलते है जी। शनि, नेपच्यून, यूरेनस सूर्य से दूरी के क्रम में। देखिए सूर्य है ये क्या है? सन है। यहां हो जाएगा बुध, यहां हो जाएगा शुक्र, यहां हो जाएगा पृथ्वी, यहां हो जाएगा मंगल, यहां हो जाएगा बृहस्पति, और यहां हो जाएगा शनि, यहां हो जाएगा अरुण, यहां हो जाएगा वरुण। ठीक है, देखिए ये होता है दूरी का क्रम। और जो मंगल और ये देखिए, ये है मंगल और ये है बृहस्पति, इसके बीच में रहता है क्षुद्र ग्रह, छोटा छोटा ग्रह, ग्रह का डस्ट। इस पूरे क्षुद्र ग्रह को, इसका जो बृहस्पति का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो इस सब को खींच के रखता है। इसीलिए बृहस्पति को वैक्यूम क्लीनर भी बोलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? सत्य पहचानना है, ना तो एक ना ही दो। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए फिर से विचार करते हैं। देखिए वही प्रश्न भी आ गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति के बीच पाया जाता है। तो अभी बताए हैं, हाँ पाया जाता है। जो जो प्रश्न बोल रहा है वैसे करते चलिए, आंसर आ जाएगा। स्टेटमेंट वाला प्रश्न इजी होता है फैक्ट से। भारतीय मानक समय उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, नहीं आंध्र प्रदेश। मानक समय यानी कि देखिए ये जो है, ये लाइन जो है जिससे समय निर्धारित होता है, ये जो गुजरता है उत्तर प्रदेश से गुजरेगा, मध्य प्रदेश से गुजरेगा, छत्तीसगढ़ से गुजरेगा, उड़ीसा से गुजरेगा और आंध्र प्रदेश से गुजरेगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश से गुजरेगा। टोटल 1 2 3 4 और 5 स्टेट से गुजरता है। और जो कर्क रेखा है, जो ये कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो गुजरता है सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद ये यहाँ पे आ जाता है बांग्लादेश, और इधर आ जाता है त्रिपुरा, और इधर आ जाएगा मिजोरम। ठीक है, कितना हो गया? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट से कर्क रेखा गुजरता है, जिसमें सबसे ज्यादा कम गुजरता है राजस्थान से, और सबसे ज्यादा अधिक गुजरता है मध्य प्रदेश से। और कर्क रेखा से सबसे निकट जो राजधानी है वो है रांची। रांची से बिल्कुल सट के ही कर्क रेखा गुजरता है, रांची हो जाएगा। ठीक है, तो कर्क रेखा से इतना प्रश्न ये सब आता है, देख लीजिएगा। और भी तो ये हो जाएगा। उसके बाद है कर्क रेखा, तो यानी कि ये हो जाएगा मध्य पाया जाता है। मानक समय रेखा ये गलत हो जाएगा तेलंगाना के कारण, क्योंकि यहाँ पे होता आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य स्थित, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य स्थित क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। नहीं जी, देखिए ये है धरती, ये क्या है? अर्थ है। यहाँ पे है कर्क रेखा, यहाँ पे है मकर रेखा, और ये है आपका विषुवत रेखा। ठीक है, ये बीच में क्या है? विषुवत रेखा। ठीक, तो सूर्य जो होता है ना, सन जो होता है वो इस लाइन और इस लाइन के बीच ही घूमता है। यहाँ से जाएगा, फिर घूम के यहाँ पे आएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ पे आएगा। जब भारत अपना यहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया इधर है, तो जब इधर गर्मी पड़ेगा तो इधर ठंडी, जब सूर्य इधर आएगा तो इधर ठंडा। यानी कि ठंडा के महीना में जब भारत में ठंडा रहता है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी रहता है। और जो अभी हम लोग के तरफ गर्मी है तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा? ठंडा होगा। और जो बीच वाला है अफ्रीका, यहाँ पे हमेशा गर्मी होगा। जो ये सेंटर, ये केन्या, युगांडा, ये सब का जो है, नाइजीरिया सब का एरिया है, ये सब इंडोनेशिया सब में भी बहुत गर्मी पाया जाता है। तो पूछ रहा है शीतोष्ण कैसे होगा? यही तो गर्म है मेन। इसके ऊपर ठंडा, इसके नीचे ठंडा, ये बीच वाला जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। तो ये भी हो जाएगा गलत। पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है? 2 और 3, समझ गए? नेक्स्ट, जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, देखिए ये सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ज्योग्राफी का।
जैसे जैसे कथनों पर विचार करना है, जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांश रेखा का आकार बढ़ता है। धरती कैसा है, ऐसे है, नहीं गड़बड़ा गया जी। धरती का आकार कैसा है, ऐसा है ना, ऐसा है, ऐसे। ये हो गया ध्रुव, पोल, और ये हो गया इक्वेटर। तो जो डिस्टेंस यहाँ का होगा वही डिस्टेंस यहाँ का भी होगा, नहीं यहाँ का थोड़ा सा होगा, यहाँ का ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा। तो इक्वेटर लाइन का जो होता है आकार ज्यादा बड़ा होता है ना। तो विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, विषुवत वृत्त से दूर जैसे जैसे हम जाएंगे तो अक्षांश रेखा का आकार बढ़ता है, नहीं आकार क्या होता है, घटता है। ये हो जाएगा गलत स्टेटमेंट। उसके बाद क्या है, कथन गलत है, ये जो कथन दिया है ना गलत है। अब कारण देखिए, पृथ्वी की आकृति ध्रुवों पर थोड़ी चपटी होती है। हाँ यहाँ पर थोड़ा चपटा होता है, ध्रुवों पर थोड़ी चपटी होती है। हाँ, और ध्रुव पे और क्या 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 होता है, तो ध्रुव पे वजन ज्यादा होता है। कोई व्यक्ति अगर यहाँ से चलना शुरू करेगा इक्वेटर लाइन से ध्रुव की ओर, तो उसका वजन पोल की ओर जाएगा ना, इधर से इधर जाएगा ना। तो जैसे जैसे वो इधर जाएगा उसका वेट क्या होगा, बढ़ने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी ज्यादा है, मान उसका ज्यादा है। और जब पोल से इक्वेटर लाइन की तरफ आएगा तो उसका क्या हो जाएगा, वजन कम हो जाएगा। यानी कि धरती पर सबसे कम वजन कहाँ होगा, इक्वेटर लाइन के पास। सबसे भारी लोग कहाँ मिलेगा, यहाँ पे। सेम आदमी को यहाँ और यहाँ में वजन में अंतर हो जाता है। और सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर में किसी भी चीज का वजन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और अर्थ के सरफेस से जब आप ऊपर भी जाइएगा तो जब ग्रेविटी का मान घटेगा तो वजन भी घटेगा, सिंपल। तो आप ये अब देखिए, कथन तो गलत है, कथन एवं कारण सही है, कथन गलत है तो ये भी गलत हो जाएगा। कथन एवं कारण दोनों सही है, नहीं केवल कथन सही है, कथन गलत है, केवल कारण सही है। आकृति ध्रुव पर चपटी होती है, ये सही है, ये सही है। तो समझ गए इसका आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी, शुक्र, अब पार्थिव ग्रह का से क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सब देखिए बेसिक प्रश्न है ये वाला। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इसको बोलते हैं पार्थिव ग्रह। और बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इसको बोलते हैं बाह्य ग्रह, बाहरी ग्रह। बीच में है क्षुद्र ग्रह, ठीक है। तो पृथ्वी पार्थिव ग्रह, शुक्र पार्थिव ग्रह, बृहस्पति बाहरी ग्रह, मंगल पार्थिव ग्रह। पार्थिव ग्रह और आंतरिक ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति के कारण ये स्टेटमेंट गलत है, बृहस्पति अगर नहीं रहता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता। सबसे ज्यादा चंद्रमा की संख्या शनि एवं यूरेनस के पास है, शनि के पास है, शनि के पास। यूरेनस देकर इस स्टेटमेंट को गलत कर दिया। तो आप ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट में छोटा सा वर्ड देके पूरा सही स्टेटमेंट को गलत कर सकता है कुछ ऐड करके, तो ये भी गलत हो जाएगा। सब कौन सा सत्य है, ना तो एक ना ही दो। हाँ सबसे ज्यादा जो है अभी जो मिला है शनि के पास ही है, उसके बाद बृहस्पति है, इसके पास तो शायद 28 है, इसके पास कितना है 28 ही है यूरेनस के पास। और बुध के पास 0 है, शुक्र के पास 0 उपग्रह है। जैसे जैसे दूर जाइएगा उपग्रह का संख्या बढ़ेगा। पृथ्वी के पास 1 उपग्रह है चंद्रमा, मंगल के पास 2 है फोबोस और डिमोस, जिसमें डिमोस सबसे छोटा है। बृहस्पति के पास गैनीमेड है, गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि का टाइटन है जो कि सबसे बड़ा उपग्रह है। तो ये भी समझ गए। तो आज आप लोगों को कैसा लगा सेशन, आप बताइएगा कमेंट में। सेशन तो खत्म हो चुका है, अब आप कमेंट कीजिए कि आपको इसमें 25 सवाल में कितना आता था, ठीक है। अब आप ये कमेंट करके बताइए कि इस 25 प्रश्न में आप लोगों को कितना आता था, कितना स्कोर रहा। क्योंकि प्रश्न अच्छे क्वालिटी के थे, अच्छे जगह से लिए गए थे, अच्छे किताब से लिए गए थे। अब इस पर एक और जानकारी दे देते हैं कि सीटेट का भी क्लास शुरू किया जाएगा। क्लास नहीं, प्रैक्टिस सेट शुरू किया जाएगा। आप डेली वाइज पे प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ। और भी कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं किसी दूसरे, हाँ हाँ 1 to 5 कर, खास करके 1 to 5 और 6 to 8 का आपको इस पर प्रैक्टिस सेशन देखने को मिलेगा। हम भी रहेंगे उपलब्ध और टीचर हैं जो कि आपको करवाएंगे। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।